नमो नमः मित्राणि, संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य की, कि हमारा शिक्षण का हम बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य की, कि शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, कैसे होते हैं। तो बात करते हैं इस पे। शिक्षण एक कला है। व्यापक अर्थ में शिक्षण व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सभी को पता है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि शिक्षण क्या है। एक कला है, ठीक है। व्यापक अर्थ में शिक्षण व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण हमेशा चलता रहता है व्यक्ति के जीवन में, वो कुछ ना कुछ जीवन भर सीखता ही रहता है। बालक प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो स्कूल में हो या घर पे हो, वो कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही है। किंतु शिक्षण का उद्देश्य बालकों को किसी विषय का ज्ञान देना मात्र ही नहीं है। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य भी हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बालक को, या मान लो कोई भी विद्यार्थी है, तो शिक्षण का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि उसको सिर्फ ज्ञान ही देना है। शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जबकि हम जब बीएड में पढ़ते हैं तो शिक्षण के हमको दो उद्देश्य पढ़ने होते हैं। एक होता है शिक्षण का सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। अभी हम बात करते हैं इन दोनों पे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक है सामान्य उद्देश्य और एक है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की। यदि हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे क्या है कि शिक्षण का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन संबंधित, यानी कि क्या है, शिक्षण का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। यानी कि बालकों को उनके जीवन से संबंधित, यानी उनके जीवन से जो संबंधित ज्ञान है, उपयोगी ज्ञान है, उसको प्रदान करना, यह शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। शिक्षण का उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। मानसिक शक्तियों के विकास से ही बालक उत्तम नागरिक बन सकता है। यानी कि उनके मानसिक शक्तियों का विकास करना है, किसके? विद्यार्थियों के। फिर क्या है? बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, यानी उनको हमेशा क्या करना है? प्रेरित करते रहना है। यदि बालकों में सीखने के प्रति प्रेरणा नहीं होगी तो वे कार्य में रुचि नहीं लेंगे। यानी कि सीखने के ही अगर उनकी लालसा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो वो किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगला है, बालकों की प्रवृत्तियां पशुवत होती हैं। शिक्षण का उद्देश्य इनका शोधन करना होता है। तात्पर्य यह है कि अब बोलेंगे आप पशु बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बालकों की प्रवृत्तियां, यानी कि उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उनकी जो दशा होती है, वो पशुवत होती है। उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण के द्वारा हम उनके इन व्यवहारों को शोधन कर सकते हैं, यानी कि शुद्ध कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है? बालकों की कठिनाइयाँ दूर करना। बालक के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो उन कठिनाइयों को क्या करना है? दूर करना है। बालकों का मार्गदर्शन उनकी रुचियों को ठीक मार्ग ले जाने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि उनको मार्ग सही बताना, कि उनको सही निर्देश देना कि आपको ये करना चाहिए बच्चे, इसको करने से आपके जीवन में ये चीज़ें अच्छी होंगी, और अब कोई गलत कार्य करोगे तो उनके करने से आपके जीवन में ये हानि हो सकती है। इस प्रकार क्या करना है? उनको मार्गदर्शन करना है और उनकी रुचियों को ठीक मार्ग ले जाने, यानी उनकी रुचियाँ मान लो गलत काम में हैं तो उनको सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हैं कुछ पॉइंट, क्या है? बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। उनके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करना कि मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी टॉप कर सकता हूँ क्लास में। बालकों को सहयोग से रहना सिखाना, यानी कि बालकों को क्या करना है? सहयोग से रहना सिखाना। यानी कि ये भी आपके मित्र हैं, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए और क्या करना है? एक दूसरे का सहयोग हमको करते रहना चाहिए। हमको भी कोई सहयोग करे और हम भी किसी को सहयोग करें, ऐसी हमारी मानसिक स्थिति होनी चाहिए। बालक को वातावरण से समायोजन करना सिखाना। अब मान लो कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि क्लास में कक्ष में ढंग से नहीं रह पाते हैं। कुछ बच्चे से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। मान लो किसी के अनुसार कोई, किसी की हाइट छोटी है, कोई छोटा बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसे करके बालकों में समायोजन नहीं हो पाता है।
तो हमको क्या करना है कि उनको समझाना है कि नहीं बच्चे, ये भी आपके भाई हैं और ये भी आपके भाई हैं, इसलिए हमको आपस में मिल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, स्नेह से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो वो क्या हो गया, वातावरण से समायोजन कराना। बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करना, यानी उनमें जो संवेग होते हैं, जो उनके बोले तो भाव होते हैं, उनको क्या करना है, प्रशिक्षित करना है। उनके विचारों को, उनके भावों को क्या करना है, शिक्षित करना है। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अगर कुछ गलत चल रहा है तो उनको सही करना है, शुद्ध करना। ये है बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करना। बालकों को क्रियाशीलता के अवसर प्रदान करना, यानी कि उनमें क्या करना है, हमको क्रियाशीलता देने रहना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कार्य उनसे करवाते रहना चाहिए, अवसर उनको देते रहना चाहिए। शिक्षण के माध्यम से बालक की व्यक्तिगत और मानसिक प्रगति का विकास किया जा सकता है, यानी कि शिक्षण के माध्यम से ही हम बालक के व्यक्तिगत और मानसिक प्रगति का विकास कर सकते हैं। व्यक्तिगत में उसकी शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर हो गया या उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियां हो गई, और मानसिक में क्या हो गया, उसके अंतःकरण में उसकी मानसिक स्थिति को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से विकसित कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य। विद्यार्थियों में उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों का निश्चयन। तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों में उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों का निश्चयन, यानी कि मान लो बच्चा जब बालक है तब उसको बालक उस एज के अनुसार, और यदि जब बड़ा हो जा रहा है तो उस एज के अनुसार क्या करना है, उनके व्यवहार को हमको हमेशा परिवर्तन करते रहना चाहिए, उनके व्यवहार में सुधार लाते रहना चाहिए। फिर क्या है, उद्देश्यों के अनुरूप विषय वस्तु का चयन। यदि क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कि बच्चे को हमको संस्कृत पढ़ाना है, तो आप अपने उद्देश्य के अनुसार विषय वस्तु का चयन करें। ऐसा विषय वस्तु चयन करें कि जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेके आगे पार्टिसिपेट कर सके, उसको पढ़ सके, उसकी इच्छा और हो कि हम आगे संस्कृत पढ़ें। यदि विषय वस्तु पूर्व निर्धारित हो तो इस उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी विषय वस्तु लेंगे, उद्देश्य के अनुरूप विषय वस्तु का चयन करें, और निर्धारित हो तो इस उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं विषय वस्तु की सरलता अथवा दुरूहता तथा विद्यार्थियों की विषय वस्तु की सरलता अथवा दुरूहता तथा विद्यार्थियों की ग्राह्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप कोई ऐसा विषय ना ले लें कि बालक मान लो 5वीं क्लास में है और आप कुछ ऐसा विषय पढ़ाएं जो उसके ऊपर ही चला जाए, उसको समझ ही ना आए। तो ऐसा विषय बिल्कुल नहीं चयन करना है जो कि कठिन हो। इसलिए विषय वस्तु की सरलता अथवा दुरूहता, यानी कि उसमें कुछ कठिनाई ना हो, ऐसे विषयों को चयन करना चाहिए और उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब पता लगा आप लेक्चर देने लगे तो बालक को लेक्चर पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, बोर हो जाएगा, वो उसका मन आपकी पढ़ाई में फिर नहीं लगेगा। इसी प्रकार विषय वस्तु के कठिन अंशों को किस प्रकार विद्यार्थियों को समझाया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। यानी कोई कठिन वस्तु, किसी विषय वस्तु आ गया है तो उसमें आप अपना टीचिंग का प्रयोग करेंगे कि हम कैसे बालकों को ये चीज़ें पढ़ा सकते हैं। फिर आगे है शिक्षण के समय वास्तविक शिक्षण से पूर्व। शिक्षण के समय वास्तविक समय से पूर्व कक्षा व्यवस्था को ठीक करना ताकि सभी विद्यार्थी शिक्षण का अधिकतम लाभ उठा सकें। तात्पर्य यह है कि जब आप शिक्षण के लिए क्लास में जाएं, कक्षा में जाएं, तो वास्तविक शिक्षण से पूर्व, यानी जब आप पढ़ाने से पहले कक्षा व्यवस्था को ठीक करना, यानी ठीक कर लें ताकि सभी विद्यार्थी शिक्षण का अधिकतम लाभ उठा सकें। यानी कि मान लो बहुत शोर शराबा हो रहा है, आपके क्लासरूम में लाइट नहीं आ रही, अंधेरा है और बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं, तो इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। शिक्षण के समय सभी विद्यार्थियों को बोलने का, अपनी बात कहने तथा शंकाओं के समाधान हेतु समुचित समय देना चाहिए। ये भी क्या है, इसके विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। यदि कोई विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न के लिए उसको उपयुक्त समय देना चाहिए और उसकी जो भी शंका है, उसके जो भी प्रश्न है, उसको आपको समाधान करना चाहिए। आगे है कक्षा अनुशासन की दृष्टि से शिक्षण के साथ साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की कक्षागत गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कक्षा की दृष्टि से शिक्षण के साथ साथ, यानी शिक्षण को जब पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से
आप क्लास में हैं, और यदि नहीं है तो भी क्या करना है, विद्यार्थियों की कक्षागत गतिविधियों को, वो क्लास में क्या कर रहे हैं, मान लो आप जब तक क्लास में हैं तब तक तो देखना ही देखना है। बाद में आप क्लास के बाहर जाते हैं तब भी आपको कुछ विद्यार्थियों को ऐसे अपने बस में कर लेना चाहिए ताकि वो कक्षा की सारी गतिविधि आपको प्रदान करते रहें, गतिविधि की जानकारी आपको देते रहें। विषय वस्तु संबंधित जानकारी को भलीभांति समझाना तथा व्यवहार से जोड़ना चाहिए। अब कोई विषय वस्तु है, उससे संबंधित उनके जो व्यवहार में, मान लो कोई विषय वस्तु पढ़ाना है तो उस विषय वस्तु को उनके व्यवहार से जोड़ देंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसलिए भलीभांति समझाना तथा व्यवहार से जोड़ना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन पर आधारित मूल्यांकन करना चाहिए कि कितना इसमें विकास हुआ, कितना इसमें सुधार हुआ, ये सब करना चाहिए। यदि मूल्यांकन के आधार पर यह पता चले कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है तो उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। यानी कि तात्पर्य यह है, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने पढ़ा दिया, अब उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसको कि कितना विद्यार्थी को समझ में आया है, उसको कितना समझ में आया है, उसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं है, हमारा जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। यदि मान लो नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, क्या रीज़न है जो हम नहीं कर पाए हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति। हमारा उद्देश्य ये था कि हम विद्यार्थी को ये चीज़ रटा देंगे, ये चीज़ पढ़ा देंगे। रटाना शब्द गलत हो गया, मुँह से निकल गया है, रटाना नहीं बोलते हैं हम, मतलब हम पढ़ा देंगे विद्यार्थी को। और कुछ रीज़न होते हैं जिस रीज़न के कारण आप नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उस रीज़न को पता करना, उस कारण को पता करना। और जहाँ जो कभी मान लो जहाँ जो कमी रह जाए या रह गई है उसे दूर करते हुए अपने शिक्षण में वांछित सुधार करना। मान लो कोई, जैसे आपने कोशिश की, बच्चे नहीं पढ़ पाए, फिर आपको पता करना है कि शायद इसमें हम ये ट्रिक लगा सकते थे, ये मेथड लगा सकते थे, ये शिक्षण विधि लगा सकते थे। उसको क्या करना है, पता करना है और उसको सुधार करना है। तो ये थे हमारे आज के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो को पसंद आया होगा आप सभी को। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।